हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट GS1। सो फ्रेंड्स, आज से हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और जलवायु विज्ञान का आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन और संरचना, यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊँगा कि कौन सा तथ्य आपको नोट करना है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे जो आने वाली वीडियो है हमारी उनकी सूचना आपको समय पर पहुँच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले वायुमंडल की चर्चा करते हैं हम कि वायुमंडल है क्या। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के समान घिरे हुए विस्तृत मंडल को ही, या हम बात करें तो वायु के विस्तृत मंडल को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। समझ पा रहे हो? जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर हम देखते हैं जो विस्तृत मंडल है, जो कहे तो आवरण के समान घेरे हुए, किसका? वायु का, उसको ही हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, समझ पाए आप लोग? अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है? ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम तो 1000 किलोमीटर जो वायु का, या हम बात करें गैसों का या वायु का विस्तार है, उसका प्रभाव व्यापक रूप से पृथ्वी पर पड़ता है। हालांकि वायु की मात्रा हम बात करें तो 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है, माफ कीजिए 10,000 किलोमीटर तक, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल का विस्तार है। समझ पा रहे हो आप लोग? या वायु की अवस्थिति है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पहले देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, किन घटकों से मिलकर वायुमंडल बनता है। ठीक है, अब संगठन की बात करें या कंपोजिशन, आज बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूंगा मैं संगठन और संरचना को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम तो किन घटकों से मिलकर बनता है। तो इसमें पाई जाती है गैसें, ठीक है, और इसमें पाई जाती है जलवाष्प, और मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें ही पाई जाती हैं, और जो छोटे छोटे धूल कण हैं, तो इन घटकों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गैस के बारे में। तो वायुमंडल में तमाम सारी गैस पाई जाती हैं, जिनमें हम मुख्य गैसों को देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, फिर आती है O2 यानी ऑक्सीजन 21%, फिर तीसरे नंबर पर हम चर्चा करें तो आर्गन आती है, आर्गन की मात्रा है 0.93%, और फिर चौथे नंबर पर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये चार गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल का जो पहली परत है क्षोभमंडल, यहाँ तक पाई जाती है, जिसका हम बात करें प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। हालांकि इसके अलावा भी हम बात करें तमाम सारी गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जीनान, क्रिप्टॉन, नियॉन, तो इन प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन ये इनकी अपेक्षा थोड़ी हल्की गैसें हैं, इसलिए ये वायुमंडल पर ऊंचाई पर पाई जाती हैं, और उनकी अपेक्षा ये भारी गैसें हैं जो क्षोभमंडल तक पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इन गैसों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो ये कुछ गैसें यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। उम्मीद है आपको याद होगा पहले से ही। और अब अगले क्रम में बात करें तो जो दूसरा घटक है जलवाष्प, यानी हम बात करें तो वायुमंडल में 5% जलवाष्प है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि जलवाष्प का क्या महत्व है वर्षा, रेनफॉल या और मौसमी घटनाएं हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम जलवाष्प की बात करें तो इसकी मात्रा समय और स्थान पर निर्धारित करती है। समय और स्थान के आधार पर ही जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो तटीय भाग हैं, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, और उसके अपेक्षाकृत जैसे जो भारत का पश्चिमी इलाका बात करें हम, या उत्तर पश्चिमी इलाका है जैसे राजस्थान, गुजरात, या ऊपर की ओर चले हम तो वहाँ थोड़ी सी जलवाष्प की मात्रा कम होती है रेगिस्तानी इलाकों पर। तो इस प्रकार हम बात करें तो समय और स्थान के आधार पर जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अब जलवाष्प क्यों महत्वपूर्ण है? जो संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन, जिसके जो हम बात करें जो वर्षा है उसके लिए उत्तरदायी है, तो महत्वपूर्ण जलवाष्प ही है उन सभी मौसमी घटनाओं के कारण के लिए। ठीक है, तो इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो अभी इतना जान लीजिए कि संघनन की क्रिया के लिए यही उत्तरदायी है जलवाष्प।
ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है 5%। और अगले क्रम में बात करें तो धूलकण, तो जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं, खासतौर पर पहले ही मंडल में, क्षोभ मंडल में, ठीक है, जिनसे क्या होता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का जब पड़ता है धूलकणों पर तो उसका प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आसमान का रंग नारंगी दिखाई देता है। और हम बात करें तो इन्हीं कणों की उपस्थिति के कारण ही जो आसमान है उसका रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक और पॉइंट बताऊँ मैं, जैसे जो हमारे धुआं उठता है ऊपर की ओर जाता है वायुमंडल में, और तमाम सारे नमक जो छोटे छोटे कणों से जो कण होते हैं तो वो आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, या हम बात करें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया होती हैं जो आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, और उनसे भी संघनन की क्रिया होती है और तमाम सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हमने जाना सबसे पहले संगठन को। अब थोड़ा सा और एक और तथ्य है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमने देख लिया कि क्षोभ मंडल में धूलकण पाए जाते हैं, जिसके कारण आसमान का रंग नारंगी और नीला दिखाई देने लगता है। और हम बात करें अगर अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में इनकी अनुपस्थिति के कारण, किसकी, धूलकणों की अनुपस्थिति के कारण ही अंतरिक्ष में रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो नीला रंग है वो आपको पता होगा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस पर जल की मात्रा अधिक है, यानी 71% करीब जल है, तो इस कारण जो पृथ्वी है उसका रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब अगले क्रम में हम देखेंगे कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर है ना, संरचना देखते हैं कि संरचना आप लोग। तो अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल की संरचना की, ठीक है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है वायुमंडल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वायुमंडल मुख्य रूप से 4 या हम बात करें 5 परतों में विभाजित है। सबसे पहले देख पा रहे हो आप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं, हम देखेंगे आगे क्यों बोलते हैं, और बरही मंडल, ठीक है। इनके इंग्लिश में भी नाम दिए गए हैं, इनको भी आप याद रखें, क्योंकि ज़्यादातर अब इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ये ट्रोपोस्फीयर करके और ऐसे करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो इसका मुख्य आधार क्या है, टेम्परेचर, तापमान के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। इन परतों को हम देखेंगे कौन सी परत में तापमान घटता है या बढ़ता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल पर। तो क्षोभ मंडल की बात करें अगर हम, तो यही वो मंडल है जिसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो संभव हो पाती हैं। जैसा मैंने बताया कि धूलकण और तमाम सारी जलवाष्प वो मुख्य रूप से इसी मंडल में उपस्थित होती हैं, इन्हीं के जिस कारण तमाम सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की बात करें अगर हम, तो क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई, ये क्वेश्चन बनता है, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। और इक्वेटर पर बात करें, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, समझ पा रहे हो ना, विषुवत रेखा, अब वहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 16 किलोमीटर। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं, उसको विषुवत रेखा जैसे समानता चाहिए, तो हम देख लेते हैं ये होगी हमारी कौन सी लाइन, इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था मूवमेंट ऑफ द अर्थ में, तो वहाँ क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो धरती से संबंध धाराएं उठती हैं, गर्म धारा उठती है वायु की हम बात करें, तो उनके कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई है। जैसा देख पा रहे हो कि क्यों इनकी ऊंचाई वो समझा आपने, किसके कारण, कि जो सूर्य है उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, इस कारण जो है संबंध धाराओं के कारण इसकी ऊंचाई अधिक है, 16 किलोमीटर इक्वेटर पर, और ध्रुवों पर कितनी है, 8 किलोमीटर। तो समझ पाए आप लोग। तो यही कारण है कि ध्रुवों और जो इक्वेटर है उनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब हम क्षोभ मंडल की बात करें तो मैंने समझा दिया कि मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं, आप क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल टैकल कर पाना कि क्षोभ मंडल में ही तमाम सारी मौसमी घटनाएं संभव हो पाती हैं। अब अगले क्रम में बात करें तो समताप मंडल, तो एक और क्षोभ सीमा पूछा जाता है, यानी ट्रोपोपॉज, वो समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है इन दो परतों के बीच में विभाजन करने वाला पॉज है, या हम बात करें क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा,
यानी ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज जो कि दोनों परतों का विभाजन करता है। ठीक है, तो हम बात करें तो इसकी मोटाई कितनी है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसकी मोटाई है 1.5 किलोमीटर। अब इसका विभाजन क्यों किया गया है, तो हम बात करें तो जो मौसमी घटना है वो करीब क्षोभ सीमा पर आके बिल्कुल स्थगित हो जाती हैं। यही कारण है कि जो वायुयान है ना वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आसमान है बिल्कुल खुला होता है, कोई भी हम बात करें तो मौसमी घटना या बादल या फिर इस तरह की जो अवरोध है वो उत्पन्न नहीं होता है और आराम से डायरेक्शन दिख जाती है, तो वायुयान उड़ाना संभव हो पाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं या संभव हो पाते हैं, तो वो समताप मंडल या फिर इस याद करना स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं या संभव हो पाते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। तो हमने ये देखा किसको, क्षोभ सीमा को। क्षोभ सीमा को क्यों इसको परिवर्तित मंडल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद परिवर्तन शुरू होता है। और एक और बात करें, अगर जो तापमान है उसकी मैं ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आते हैं कहाँ, पृथ्वी से चलते हैं क्षोभ सीमा की ओर, तो यहाँ पर तापमान घटता जाता है, तापमान घटता जाता है और इसके बाद समताप मंडल में पुनः तापमान बढ़ता है, फिर घटता है मध्य मंडल में, फिर तापमान आगे बढ़ता है। तो ये देख पा रहे हो आप, बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो इसको भी आप ट्रिकी रूप में ले सकते हो, जो क्वेश्चन बने तो आप टैकल कर पाना, और मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या कारण है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करें तो इसका कारण यही है कि जो धूल कण या बादल हैं उनसे आने वाला प्रकाश है, या हम बात करें सूर्य की किरणें हैं, वो परावर्तित हो जाती हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। और पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, या हम बात करें जो पार्थिव विकिरण हैं उनके कारण हम बात करें तो यहाँ ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम अधिक रहता है नीचे, और जितना ऊपर आते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है। हम बात करें कि टेम्परेचर कितना कम होता है, तो इसका क्षोभ सीमा में देखें या क्षोभ मंडल पर देखें तो हम बात करें कि 1 डिग्री पर 165 किलोमीटर, 1 डिग्री 165 किलोमीटर पर, थोड़ा सा। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि तापमान की, तो हम बात करें क्षोभ मंडल पर, तो जितना हम चलेंगे 165 मीटर ऊपर, वहाँ हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेम्परेचर घटता जाता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, जो क्षोभ सीमा है हमारी, वहाँ पर जो हम क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवों पर इस यहाँ कितना टेम्परेचर है और विषुवत रेखा पर कितना टेम्परेचर पाया जाता है। तो ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री है, या थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो ऊपर लिख लेता हूँ, तो -40 किलो टेम्परेचर है। और यहाँ विषुवत रेखा पर बात करें तो -80 डिग्री सेल्सियस है। कारण बताया कि यहाँ कितनी ऊंचाई है और यहाँ कितनी ऊंचाई है, उसी आधार पर इनका डिवीज़न है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे मंडल में, समताप मंडल में। तो समताप मंडल की बात करें अगर हम, तो इस मंडल में जो हम बात करें पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, उसे ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में ही, जो क्या करती है आपको पता होगा, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है और उसको परावर्तित कर देती है। ठीक है, और इसी मंडल में जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो वायुयान हैं वह उड़ पाते हैं या उनको उड़ाना संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो बिल्कुल स्थगित हो जाती हैं। इसी कारण जो आसमान है वो बिल्कुल साफ हो जाता है और डायरेक्शन जो है साफ नज़र आती है। इसी कारण वायुयान उड़ पाते हैं। और समताप मंडल की बात करें तो टेम्परेचर इसमें पुनः बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्या पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनकी बात करें तो यहाँ ज़्यादा तापमान रहेगा और आती जाएगी उतनी कम घटता जाएगा, कहाँ तक, क्षोभ मंडल तक, क्योंकि यहाँ पर बादल और जो धूल कण हैं उनसे ये परावर्तित हो जाती हैं और ओजोन लेयर ही मुख्य रूप से ज़्यादातर परावर्तित कर देती है, फिर भी कुछ बचा तो वो ये उड़ा देती है। अब अगले क्रम में बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। और फिर अगला मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल पर ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि इसमें टेम्परेचर फिर से घटने लगता है और इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, और फिर अगला मंडल आता है ताप मंडल। इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें
जो कण है ऋणावेशित और धनावेशित कण पाए जाते हैं, जिनके कारण जो सूर्य की सौरिक ज्वालाएं आती हैं वो प्रकीर्णित हो जाती हैं और ये उनको उत्तर में बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में विक्षेपित कर देती है। इसकी जैसे मैं एक मैप से बताऊं आपको या चित्र से, यहाँ पर जो ये बात कर ले हम, जो कण हैं ऋणावेशित और धनावेशित, वहाँ प्रकाश आता है तो वो उसको जो है विक्षेपित कर देता है कहाँ, ध्रुवों की ओर, जिसके कारण बहुत ही सुंदर प्रकाश देखने को मिलता है। सौरिक ज्वालाएं बोलते हैं और इसको अरोरा भी बोलते हैं, ठीक है, अरोरा, ठीक है। अब जो उत्तर में जाता है उसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा बोरेशियस भी बोलते हैं, और दक्षिण में आता है प्रकाश उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, या अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद देखना, अरोरा सर्च करना, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही मुख्य घटना घटित होती है तापमंडल या आयन मंडल में, ठीक है। और हम बात करें जो प्राचीन समय में प्राचीन ही कहेंगे क्योंकि अब रेडियो या फिर टेलीविज़न एंटीना वगैरह ये सब अब लगभग बंद हो गए हैं सब। तो जो हम बात करें तो पुराने समय में या कुछ ही साल पहले जो रेडियो तरंगे होती थी वो इन्हीं कणों के, या हम बात करें आयन से टकराकर लौट आती थी। इसी के कारण जो दूरदर्शन और ये तमाम सारी रेडियो पर प्रोग्राम थे वो संभव हो पाते थे, ठीक है। और इसका विस्तार है 640 किलोमीटर तक। फिर अंतिम है बरीय मंडल या फिर एक्सोस्फीयर, यही है। यहाँ पर हम बात करें तो जो उपग्रह हैं वो इसमें विस्थापित किए जाते हैं या इसी में स्थापित किए जाते हैं, किसमें, बरीय मंडल में। तो इसी के साथ हमने देखा वायुमंडल का स्ट्रक्चर और संगठन। तो अब वीडियो होती है समाप्त, और उम्मीद है आप लोगों को ये सही से समझ में आया होगा। और यदि आपको पसंद आती है ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।